एक कुशल शिक्षाविद, एक कुशल प्रशासक, एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ, लोकप्रिय जनमानस के पटल पर अंकित एक छवि, एक नेता की और आम आदमी से जुड़े हुए एक ऐसे व्यक्तित्व को हम आपसे परिचित करा रहे हैं जिन्हें आमतौर पर भारतीय राजनीति में एक शुचिता, पवित्रता, सौम्यता के प्रतीक रूप में स्थापित किया जाता है। डॉक्टर दिनेश शर्मा। नमस्कार डॉक्टर साहब, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इतने सारे बहुआयामी व्यक्तित्व को समेट कर आप चलते हैं, निश्चित रूप से आपके लिए बड़ी कठिन चुनौतियां कई बार आ जाती हैं जब आपकी सहजता, विनम्रता, सरलता आप ही के लिए कठिनाइयां उत्पन्न कर देती हैं। ऐसे में कैसे निपटते हैं आप इन सब? एक व्यक्ति को हमेशा सहज रहना चाहिए, साधारण रहना चाहिए और सुलभ रहना चाहिए। मैं बहुत सारे काम एक साथ करता हूँ, लेकिन कौन सा काम मुझे करना है उसके लिए बहुत बड़ी भूमिका तैयार नहीं करता। पहले काम शुरू करता हूँ, फिर काम के अनुसार जो चीज़ वांछित है उसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ। पहले से बहुत बड़ी प्लानिंग नहीं करता हूँ कि मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा, वो करूँगा तो वो हो जाएगा। बजाय इसके निर्णय लेता हूँ और निर्णय लेने के बाद उस निर्णय को सही बनाने की काम करता हूँ। तो मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा सफलता मिलती है। बहुत अधिक कार्य नियोजन करने से कभी कभी विसंगतियाँ और त्रुटियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। इसलिए जिस क्षेत्र में भी जाओ पूरा समर्पण हो, जिस क्षेत्र में भी जाओ पूरा अध्ययन हो, जिस क्षेत्र में भी जाओ तो पूरा उसको करने के बाद एक रिजल्ट ओरिएंटेड काम हो सके, इसके लिए कोशिश करना। मैं लगातार नर्सरी से लेकर एमकॉम, डीपीए, पीएचडी अधिकांश जगहों पर मैं प्रथम श्रेणी में ही उत्तीर्ण रहा। कम समय में पीएचडी हो गया मेरा और कम समय में मैं लेक्चरर बन गया। तमाम कॉम्पिटिशन्स में बैठा और सब में सेलेक्ट भी हुआ। कारण क्या था? एक डिवोशन, दृढ़ इच्छा शक्ति और माता पिता का एक सकारात्मक मार्गदर्शन। दृढ़ इच्छा संकल्प शक्ति को समेट कर चलने वाले, माता पिता को लेकर चलने वाले एक ऐसा संस्कार जो किसी व्यक्तित्व को गढ़ता है, तो निस्संदेह वह व्यक्तित्व अनुकरणीय होता है और यही व्यक्तित्व आगे चलकर देश और समाज में स्थापित होता है एक ऐसे रूप में जिसे लोग प्रेरणाप्रद व्यक्तित्व मानते हैं। डॉक्टर साहब ने अपनी शुरुआत जीवन की कैसे की, हम आपसे जानना चाहेंगे। नर्सरी से जब मैंने प्रारंभ किया तो पायनियर मॉन्टेसरी में, उसके बाद थोड़े समय सिटी मॉन्टेसरी में रहा, फिर छठे से जुबली कॉलेज में और इंटर के बाद फिर लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, वहीं अध्यापन भी किया। एक चीज़ मेरे जीवन में हमेशा रही, जब मैं सुबह उठता था तो मेरी आंख बंद रहती थी। जब तक अम्मा सामने नहीं आ जाती थी तब तक मैं आंख खोलता नहीं था। घर से निकलते समय माता पिता का पैर छूना, लौट कर आना तो सोने से पहले उनके पैर छूना, उनके साथ बैठना, उनके तमाम अनुभवों को जानना। और कॉलेज में हो चाहे विश्वविद्यालय में हो, जहाँ भी जाओ, अध्यापकों के लिए उनके जो पढ़ाने का तरीका था, पठन पाठन की प्रक्रिया थी, उसमें बिल्कुल तल्लीन हो जाना और ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित कैसे कर सके, सीखने की एक भूख और निरंतरता, ये कुछ ऐसे मैं समझता हूँ कि मुझे वरदान थे जिन पे मैं हमेशा चलता रहा। सुबह 4 बजे उठना है तो उठना है। आज भी कभी काम ना हो लेकिन सुबह 4 बजे घड़ी देखकर मेरी आँख खुलती है और घड़ी देखकर मैं रात को 10 बजे बिस्तर पर होता हूँ, अगर बहुत बड़ा काम ना हुआ तो हर चीज़ को समय के अनुसार खाना, समय के अनुसार उठना, समय के अनुसार जाना, नित्य प्रतिदिन के कार्यों का समायोजन एक निश्चित टाइम टेबल के आधार पर करना, ये एक मैं समझता हूँ कि सफलता में मेरे लिए एक सहायक बना। डॉक्टर साहब, एक अवसर मिलता है हमें यहाँ, जब आपने माँ की बात की तो हमें लगता है कि माँ आपके जीवन में बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत रही, आपके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण रही। तो मुझे लगता है कि माँ से जुड़ा कोई गीत सुन लेते हैं। तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ,
हमारे साथ हैं राज्यसभा के सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी ईमानदारी इतनी थी कि नगर निगम जैसा भी कार्यस्थल पवित्र बन चुका था। और नगर निगम में 2006 से 2017 तक लखनऊ के चहुमुखी विकास के लिए आपने निरंतर कार्य किया। तो आज हमारे स्टूडियो में हैं बातें मुलाकातें में। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जब कोई बेईमानी सिद्धहस्त हो, आप उसे सुधारते कैसे थे? देखिए, मैं इस बारे में कहूँगा, अगर ऊपर वाला ठीक है, यानी टॉप स्तर पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है, चाहे अधिकारी हो चाहे राजनेता हो, अगर ठीक है तो नीचे वालों को ठीक होने के लिए बाध्य होना होता है। सबको करने से पहले खुद ठीक होना पड़ता है। और मैं बताऊं कि जब मैं महापौर बना तो मेरे साथ भी एक दो घटनाएं ऐसी घटी थी कि लोगों ने प्रभावित करने की कोशिश किया। जब उनको लगा कि मुझे दंड मिल जाएगा तो एक सामान्य प्रक्रिया में चलने लगे। और मैं जब महापौर बना था तो जिनकी मैं काफ़ी विरोध किया करता था कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इन्होंने गड़बड़ किया, ऐसे लोगों को कुछ की मैं आलोचना करता था। जब मैं महापौर बना तो वो लोग रिटायर हो चुके थे उस संस्था से। मैंने उनको बुलाया, चाय नाश्ता कराया। उनको ताज्जुब हुआ कि मैं इतना कट्टर विरोधी था और ये आज मुझे चाय पिला रहे हैं जी। मैंने उनसे पूछा कि आज आप मुझे मार्गदर्शन देंगे? बोले, साहब आप तो मुझे इतना खराब समझते थे, मैं मार्गदर्शन कैसे दे सकता हूँ? हमने उनसे कहा कि आप गलत कैसे करते थे ये मुझे बताइए। सड़क निर्माण में कैसे गुणवत्ता खराब हो जाती थी उसके उन्होंने कुछ टिप्स बताए। टेंडर में कैसे आप गड़बड़ी करते थे वो भी उन्होंने बताए। और सबसे बात है कि जो महापौर नहीं चाहता वो भी काम कैसे हो जाते थे। उन्होंने बताया कि प्रोसीडिंग पे सबसे आखिर में महापौर के दस्तखत कराते थे और बीच की जो पन्ने होते थे उसको हम लोग बदल लेते थे और कहते थे महापौर ने कराया, कार्यकारिणी ने कराया। तो उन सारी चीज़ों पे मैंने सतर्कता कि हर पेज पे मेरे दस्तखत होते थे, हर चीज़ की बैठक की मैं वीडियो रिकॉर्डिंग और टिप कराता था। तमाम सतर्कता बरतिए। और जो बहुत सारी चीज़ें कागज़ पे चल रही होती है उनको भी अगर आप स्थल निरीक्षण करें, कर्मचारी कहाँ है तो उनका साहब में फलाना जगह पे है, पता चला थोड़ी देर बाद स्वयं पहुंच गया। तो अगर आप त्वरित निर्णय करते हैं, क्विक डिसीजन एंड एक्शन, और नॉट टू बी डिस्करेज, जिसको कहते हैं हतोत्साहित नहीं होते, और आप अपने निर्णय पर अडिग रहते हुए उसको कार्यरूप प्रदान करने की शक्ति रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि कार्यों में पारदर्शिता और त्वरित कार्य करने की प्रवृत्ति अपने आप उत्पन्न हो जाती है। त्वरित कार्य करना, निर्णय तुरंत लेना और पारदर्शिता के साथ हर चीज को रखना, ये बहुत बड़ी एक पूंजी है ईमानदारी की। और सच मानिए, इस कार्यक्रम को सुनने वाले लोग आज बहुत कुछ सीख लिए आपसे। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, तो उनको दंड देते समय क्या आपको ये भी सोचना होता होगा कि इनके पीछे बेगुनाह इनके बच्चे भी हैं, बेकसूर इनके परिवार के लोग भी हैं? देखिए, आदमी स्वयं से अगर पश्चाताप कर लेता है और अपनी उससे खराब प्रवृत्ति को छोड़ देता है तो उसको अवसर भी मिलना चाहिए ठीक होने का, और ऐसा मैंने किया। और कई बार जैसे होता था, जैसे पता चला नवरात्र है, देवी माता के मंदिरों का सफाई होता था, पता चला कि अब जो है ईद का रमजान आ गया तो जहाँ जहाँ रोजे होते थे कुछ होता था उसमें कर लिया। पता चला कि आपका बीच में यहाँ पर मुहर्रम का वो होता है, सारी मस्जिदों के आसपास सफाई होती थी। श्रावण आ गया तो सावन मुझे बहुत प्रिय था, और सावन में हम लोग शंकर भगवान की मंदिरों की सफाई, आसपास का वातावरण बिल्कुल शिवमय हो जाए, उसकी भी चेष्टा करते थे। तो जो जनता से जुड़े हुए विषय होते थे कि मुहर्रम में बदला कि गंदगी हो गई तो मुस्लिम नाराज हो गया, रामलीला या देवी जागरण के समय स्थल खराब हुए तो वो हो गया, श्रावण में भगवान शंकर के आसपास गंदगी का माहौल रहा, बरसात का समय रहता था तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देता था, तो बहुत ही सकारात्मक होता था। कहीं कहीं मैं मंदिरों में पहुंचता था तो वो लोग तो अपने आप से बाजा बजा देते थे शंकर भगवान पे, या सावन का महीना पावन करे जोर, इस प्रकार का गीत बजा दिया करते थे। ये बिल्कुल सही समय पे हमें आपने बताया, सावन का महीना पवन करे शोर, ये वाले गीत हम सुनाते हैं आपको और सुनने वालों को। सावन का महीना पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर, पवन करे शोर। पवन करे शोर। अरे बाबा, शोर नहीं, शोर शोर,
शोर। पवन करे शोर। हाँ, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बन माना छे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर। जिया रे झूमे ऐसे जैसे बन माना छे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर। जिया रे झूमे ऐसे जैसे बन माना छे मोर। राम गजब ढाए ये पुरवैया। नैया संभालो किस खोए हो खिवैया। राम गजब ढाए ये पुरवैया। नैया संभालो किस खोए हो खिवैया। ओए पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर। जिया रे झूमे ऐसे जैसे बन माना छे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर। जिया रे झूमे ऐसे जैसे बन माना छे मोर। मौजवा करे क्या जाने हमको इशारा। जाना कहाँ है पूछे नदिया की धारा। मौजवा करे क्या जाने हमको इशारा। जाना कहाँ है पूछे नदिया की धारा। मर्जी है तुम्हारी ले जाओ जिस ओर। जिया रे झूमे रे ऐसे रे जैसे बन माना छे मोर। ओ, सावन का महीना पवन करे शोर। जिया रे झूमे ऐसे जैसे बन माना छे मोर। कठोर निर्णय लेने वाले एक साहसी नेता, एक साहसी प्राध्यापक, एक साहसी व्यक्तित्व अंदर से बहुत ही कोमल हैं, बहुत ही संवेदनशील हैं, बहुत ही भावुक हैं। और भावुकता के बहते इस प्रवाह में, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी की, जो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े विशाल राज्य के उप मुख्यमंत्री के तौर पर 2017 से 2022 तक कार्य कर रहे थे। डॉक्टर साहब, पूरे उत्तर प्रदेश में खासतौर से उच्च शिक्षा विभाग में या शिक्षा विभाग में एक बिल्कुल चमत्कारिक परिवर्तन दिखने लगा था जब आप आए। चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान हो या उच्च शिक्षा वाली बात हो या नकल रोकने की बात हो, तो ऐसे में डॉक्टर साहब कैसे कुछ किया आपने, कैसे ऐसी रणनीति बनाई कि लोग आज भी आपका नाम लेते हैं सम्मान के साथ? देखिए, मैं शिक्षा मंत्री था। शपथ लेकर जब मैं निकला, हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा चल रही थी। मैंने देखा एक विद्यालय से आधा मेटाडोर भरकर नकल सामग्री निकल रही। मैंने निश्चय किया कि नकल नहीं होगी। नकल नहीं होगी का मतलब था कि उत्तर प्रदेश में नकल माफियाओं का वर्चस्व था। माफिया बहुत सारे राजनीतिक भी, मैं कहूँगा प्रशासनिक अधिकारियों सबके स्कूल हुआ करते थे। कैसे निर्णय होगा? पता लगा 17-18 हजार ऐसे परीक्षा केंद्र हुआ करते थे, नकल के अड्डे बन चुके थे। मैंने कठोरतम निर्णय लिया कि मैं सुधार करूंगा, लेकिन बिल्डिंग खराब है। पता चला कि वहां पर कोई फंड नहीं हमारे पास।
मैंने निकलवा के देखा कि कैसे सुधार कर सकते हैं, तो 1 अरब 30 करोड़ का एस्टीमेट आया। जी। सरकार के पास पैसा नहीं इतना था। हमने निश्चय किया करूंगा। अब कैसे करूंगा? मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि केवल आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद चाहिए, बाकी मैं निर्णय लूं तो ये मान के चलिएगा मैं गलत नहीं रहूंगा। अगर जिस दिन गलत लगे मुझे 1 2 3 कर दीजिए, लेकिन मैं निर्णय करूंगा, बदलूंगा नहीं। मैंने अपने अधिकारियों को शिक्षा विभाग के बैठाला, एक तरफ एसटीएफ की पुलिस को बैठाला, दूसरी तरफ मैंने वही प्रयोग किया जो मैंने नगर निगम में किया था कि जो नकल कराने वाले पुराने कुख्यात लोग थे, जो कभी कोई जेल से छूट के आया, कोई कहीं से आरोपित हुआ, रिटायर हो गया, उनको मैंने बैठाला। हमने कहा आज तुम मार्गदर्शन करोगे कैसे नकल कराते थे। अपने अधिकारियों से कहा इसके उपाय ढूंढो, और पुलिस को कहा आप इसके काट सोचिए कैसे होगा। और एक एक विषय बनाते थे कि कॉपी को हम कैसे बदल लेते हैं, ऊपर का पन्ना बदला, अंदर से सब बदल लेते। हमने हर पेपर, हर कॉपी के पन्ने पर डिकोडिंग करा दिया। उनका कि पर्चा एक को नहीं भी आउट होता तो ऐसे चला देते हैं, और पूरे प्रदेश में 60 लाख विद्यार्थी मिलता है, पर पता चला पेपर आउट हो गया। हमने उसमें फिर क्या किया कि हमने एक ग्रुप बनाया, एक एक पेपर के 7-7 सेट छपवाए, उनका क्रम बदले, और 4-4 जिलों में 3-3 जिलों के ग्रुप बना के उनमें एक सा पर्चा आएगा, फिर 4 जिलों में दूसरा आएगा। यानी अगर आउट होने की स्थिति आती है तो सब जगह ना हो, कुछ केंद्रों पर ही हो। तमाम चीज़ों को सुधार करते समय हमने सीसीटी कैमरा के लिए कहा। अब पैसा कहाँ से आए? तो उस समय हमने कहा 3 महीने का समय है, सीसीटी कैमरा जिन कॉलेज में लगेगा, जिनमें सीसीटी कैमरा वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ होगा, जिसमें फर्नीचर मापन के होंगे, जेंट्स और लेडीज टॉयलेट होगा, जिसमें कंट्रोल रूम बनाने का कमरा होगा, और चारों तरफ 4 दीवारी होगी, और जनरेटर इन्वर्टर होगा। वहीं पर हम परीक्षा केंद्र देंगे। 3 महीने में जो कर लेगा उसको देंगे। अब आप देखो कि ना मेरा पैसा, सब उन्हीं का पैसा, सब लगा रहे थे, और लगा के खटाखट 3 महीने में सबने तैयार कर दिया। तब मैंने कहा कि परीक्षा केंद्र में अब ये होगा कि स्व केंद्र नहीं होंगे। परीक्षा केंद्र में अब मिस्टर ए जहां पर हैं टीचर, वो मिस्टर बी के वहां जाएंगे, और मिस्टर बी सी के वहां जाएंगे। उनकी रिशफलिंग कर दिया जी। और कंट्रोल रूम भी उन्हीं का जी, और सूचना भी उन्हीं की। और पता नगर में एक कंट्रोल रूम डीएम या एसपी के वहां हो गया, और उसकी कनेक्टिविटी हमारे लखनऊ माध्यमिक शिक्षा परिषद कार्यालय से हो गई। 1 रुपए हमारा नहीं, एक टीचर को नहीं बंद किया, एक विद्यार्थी को नहीं बंद किया, और नकल विहीन परीक्षा का मॉडल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ, और माननीय उच्चतम न्यायालय तक का विषय गया, और वहां प्रशंसा का पात्र बना। और अभी मैं आपको बताऊं, अभी जब नीट की परीक्षा में जो पूरा भारत सरकार ने जो प्रयोजन बनाया है नकल विहीन परीक्षा का, वो पूरा का पूरा 90% मॉडल वो हमारे उत्तर प्रदेश का बना। और उत्तर प्रदेश में मैंने शुल्क नियंत्रण अधिनियम बनाया, 17 रिट मेरे खिलाफ हुई, और आखिर में अंततोगत्वा पूरे भारतवर्ष में माननीय न्यायालय ने केवल और केवल उत्तर प्रदेश के मॉडल को सबसे अच्छा बताया। एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन, चमत्कारी परिवर्तन शिक्षा जगत में हुआ। डॉक्टर साहब, हम आपकी पसंद का एक यहाँ पे गीत सुनना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं ये क्यों हुआ, क्योंकि मेरा जो देश है ना, वो युवा देश है, और जो युवा देश है, अगर बच्चों का भविष्य खराब हो गया तो हमारा वतन जो है वो पतन की तरफ चला जाएगा। इसलिए मुझे ये पसंद भी था कि हे मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जो लौट के घर ना
शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा। कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी। सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बातें मुलाकातें एफएम रेनबो पर आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, एक ऐसा व्यक्तित्व जो आज की तारीख में हमारे युवा समाज के लिए प्रेरणा स्रोत। चलिए हम पूछते हैं कि डॉक्टर साहब को प्रेरणा कहाँ से मिली। डॉक्टर साहब ये बताइए कि इतना कुछ किया आपने जीवन में, हमारे यहाँ कहते हैं कि स्ट्रेंथ, ऊर्जा, शक्ति आपको मिलती कैसे थी? देखिए, मेरा जो कुछ है वो मेरी माँ पिता के कारण है। पिता ने 10 रुपए से व्यवसाय शुरू किया था उधार लेकर, और जिससे 10 रुपए लिया था उनको पूरी जिंदगी उन्होंने ब्याज दिया, लेकिन 10 रुपए वापस नहीं किया। और उनकी प्रेरणा थी कि कोई विसंगति नहीं थी। वो पार्टी संगठन से जुड़े तो उन्होंने अपना मकान बेचा, दुकान बेची, कारखाना बेचा। फिर उस समय पूज्य दीनदयाल उपाध्याय जी का सानिध्य मेरे पिताजी को प्राप्त था, तो उनके साथ रह के एक निस्वार्थ भावना से संगठन का काम किया। वो मेरे लिए प्रेरणा थे मेरे पिता। और माँ एक गृहिणी के साथ साथ एक विदुषी महिला थी, हमेशा प्रेरणा देने का काम करती थी। मैं बताऊं, बचपन में क्या था कि मैं छोटा था, लेकिन मैं हाई स्कूल इंटर की पुस्तकें पढ़ता था। मेरे सामने गुप्ता जी रहते थे, उनके बच्चे अपना हाई स्कूल इंटर की मैथमेटिक्स और अपना होमवर्क मुझसे कराते थे, और मुझे गोदी लेके गुरुजी करके दौड़ते थे। तो मैंने बचपन में निश्चय किया, अम्मा से पूछा, अम्मा ये गुरु क्या होता है? उनका बेटा चपरासी से लेकर राज्यपाल तक का बच्चा को वो पढ़ाता है, वो देश को बदल भी सकता है और देश को खराब भी कर सकता है, इसलिए तुमको गुरु बनना है।
तो मैंने टीचर बनना बचपन में सोचा और उसी तरफ मैं आगे बढ़ा। मैं 17 कंपटीशन में से 16 में सेलेक्ट हुआ था, लेकिन पार्ट टाइम लेक्चर 1100 रुपये में लखनऊ विश्वविद्यालय में मैंने ज्वाइन किया। बाद में सबसे कम उम्र का प्रोफेसर भी बना। सबसे कम उम्र में मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बना। वार्ड में काम किया, मंडल में काम किया, नगर में काम किया, फिर प्रदेश में मैं उपाध्यक्ष बना, फिर मैं सबसे कम उम्र का अध्यक्ष बन गया। डॉक्टर साहब, स्ट्रेंथ तो आपके माता पिता रहे और आपने अपनी ऊर्जा, अपनी क्षमता से बहुत कुछ अर्जित किया, लेकिन एक बात, इसके साक्ष्य, इसके प्रमाण क्या क्या है आपके कृतियों में? देखिए, मेरे अंडर में लगभग 25 के आसपास लोगों ने पीएचडी की है और बहुत सारे देशों में मेरे लेक्चर्स में मुझे पीस एम्बेसडर का अवार्ड मिला। बाद में लिम्का बुक ऑफ द रिकॉर्ड में आया, गिनीज बुक्स में आया और अलग अलग जगहों पर अलग अलग कामों के लिए जब मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनाया गया तो माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में मैंने सदस्यता महाअभियान का काम किया। मैं संयोजक था और उस समय पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी, गिनीज बुक में नाम आया। 4 मेरे पास में विभाग थे उप मुख्यमंत्री में, तो 3 विभाग मेरे भारतवर्ष में नंबर 1 पे आए। तो जहां भी रहा वहां मन से काम करने का। किताब मेरी लगभग 6 किताबें हैं और 3 दर्जन के आसपास मेरे पेपर्स पब्लिश हुए और बहुत सी जगहों पर मैंने विभिन्न विषयों पर प्रयत्न किए हैं। शिक्षा नीति बन रही थी तो उसमें विशेष आमंत्रित के तौर पर कई बार मैं गया। 2017 की जो औद्योगिक नीति है उसका मैं अध्यक्ष था। उसके बाद मैंने टूरिज्म पॉलिसी, इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी, आईटी पॉलिसी, उसके बाद में मैंने शिक्षा नीति उत्तर प्रदेश के लिए, ये तमाम चीज़ों को तैयार करने का सौभाग्य मुझे मिला। आदरणीय दिनेश शर्मा जी के पसंद का एक और गीत सुन लेते हैं। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। भटका हुआ मेरा मन था कोई मिलना रहा था सहारा, भटका हुआ मेरा मन था कोई मिलना रहा था सहारा, लहरों से लड़ती हुई नाव को, लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिलना रहा हो किनारा, मिलना रहा हो किनारा, उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। शीतल बने आग चंदन के जैसी राघव कृपा हो जो तेरी, राघव कृपा हो जो तेरी,
उजियाली पूनम की हो जाए रातें, ज्योति अमावस अंधेरी। उजियाली पूनम की हो जाए रातें, ज्योति अमावस अंधेरी, ज्योति अमावस अंधेरी। युग युग से प्यासी मरुभूमि ने जैसे सावन का संदेश पाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में मैं ना कभी डगमगाऊं। फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में मैं ना कभी डगमगाऊं, मैं ना कभी डगमगाऊं। पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया, पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। डॉक्टर दिनेश शर्मा लोगों में प्रेरणा जगा देने वाले कैटलिस्ट के तौर पर हर आदमी कहता है कि नहीं, ईमानदार हो तो ऐसा, जागरूक हो तो ऐसा, चैतन्य हो तो ऐसा, लेकिन इनको चैतन्य जागरूक करने वाली एक जीवन संगिनी कहाँ मिली आपको जानकर बहुत ताजुब होगा जी कि मैं गृहस्थ जीवन में नहीं जाना चाहता था। मेरी जीवनचर्या थी, मैं जमीन पर ही सोता था, बगैर बिस्तर के सोता था। सुबह 4 बजे उठना, एक अलग प्रकार का योग और ध्यान करना, पठन पाठन करना, समाज में लग जाना, अपने लिए समय बिल्कुल भी नहीं था। जाड़ा आता था तो मैं खाली तखत पर सोता था बगैर किसी उसके। गर्मी में भी मैं कोई एसी कूलर पे नहीं रहता था, अब तो रहता हूँ। पलंग भी मेरे घर पे नहीं था। मुझे ऐसा नहीं मैं खरीद नहीं सकता था, लेकिन नहीं रखता था। एक लक्ष्य था कि माँ जो कहेंगी वही करूँगा। पिताजी की तबीयत खराब हुई और माँ ने अचानक एक पारिवारिक मिलन कार्यक्रम था, वो साल में पिताजी करते थे, तो उसमें करते वो रोने लगी। लोग भजन कीर्तन कर रहे थे, उसी समय किसी ने माइक पकड़ा दिया, बोला अम्मा लड़के की शादी कब करोगी। 1 तारीख का कार्यक्रम था और कह दिया 16 तारीख को करेंगे। कहाँ करेंगे पता नहीं। अब उन्होंने 267 बायोडाटा अपने पास इकट्ठा कर रखे थे और वो भी आयु थी जिसमें मैं 35 साल से भी ऊपर हो चुका था। शादी कहाँ होगी पता नहीं। तो ऐसे समय ये हुआ कि माँ ने कहा 16 तारीख, तो 16 तारीख को ही होना है, ये 16 फरवरी को जी। 1 तारीख को बोला, ये हुआ साधारण तरीके से होगा। साधारण तरीके से होने के लिए तय हुआ कि कार्ड नहीं छपेगा, किसी को फ़ोन नहीं करा जाएगा, चुपचाप शादी हो जाएगी। कहाँ की जाए पता नहीं। करते करते ये हुआ कि 30 साल के बाद लड़का लड़की की जन्मपत्री नहीं मिलाई जाती है, हमारे शास्त्र कहते हैं, ऐसा लोगों ने कहा, पंडित जी लोगों ने। अब क्या किया जाए, उनका कि जो घर में मंदिर होता है पूर्वजों का, तो उसमें पर्ची लुटा दी जाती है लड़कियों के नाम पर, और जो घर के वरिष्ठ लोग उठा लेंगे वहीं शादी हो जाती है। अब 267 में 6 बायोडाटा माता जी ने और भाई बहन ने सेलेक्ट किए। 6 को सेलेक्ट, एक डॉक्टर थे, एक IAS थी, एक राजनीतिक थी, वो मेयर और सांसद दोनों थी, एक ही साथ में हो गए थे, इत्तेफाक था। और एक जो थे जज थी, एक IIM में एकेडमिक कोऑर्डिनेटर के रूप में टीचर थी, और ऐसे 6 लोग को किया गया। शादी कहाँ होगी ऐसे हमारे कुछ वरिष्ठ लोग चाहते थे, तो मन था कि कभी करेंगे तो फिर वहीं करेंगे। लेकिन जब पर्ची लुटाई गई तो पर्ची में अम्मा ने उठाई, जहां मेरी शादी हुई वहीं को उठाई पर्ची, और पिताजी अनकॉन्शियस से थे, उनका हाथ उठाया गया, उन्होंने भी उठाई तो वही पर्ची उठाई। अब ये हुआ कि घर के और लोगों से पूछ लिया जाए, हो सकता है वो लोग उठा लें। तो भाई बहन भाभी बहनों ये सब लोग इकट्ठा हुए, 15 लोग। 15 लोगों ने पर्ची उठाई, उसमें से 13 पर्ची वही उठी जहां मेरी शादी हुई है। और इन लोगों को 4 साल पहले हम लोग, पिताजी मना कर चुके थे कि मेरा लड़का
अटल जी का समर्थक है, शादी नहीं करना चाहता, इसलिए वो बेचारे चले गए थे। अब भी पता किया गया टेलीफोन नंबर खोज के कि कहीं लड़की की शादी तो नहीं हो गई। जब 9 तारीख को फ़ोन किया तो उनके भाई की शादी थी, मेरी पत्नी की, जो वर्तमान में पत्नी है, एक ही पत्नी। तो उन्होंने उसको, उनके घर वालों से पूछा गया कि भाई 16 तारीख को और शादी और 15 तारीख को तिलक है, आप तैयार हैं क्या? अब वो लोग इतने घबराए हुए थे कि उन्होंने कहा हाँ तैयार हैं। 9 तारीख को वो लोग आए, शादी कहाँ होगी किसी को नहीं, लेकिन अखबार में, समाचारों पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रोड निकलता था। सहारा टीवी उसमें चलता था, उसने मोस्ट वांटेड दूल्हा करके आधे घंटे की डॉक्यूमेंट्री चलाई। उसको देखे सारे चैनल्स में मेरा चल गया कि मेयर बनेंगे दूल्हा। अब मेयर बनेंगे दूल्हा तो रोज कुछ ना कुछ समाचार आता था। अब लोग शादी कहाँ से होगी उसमें आ गए। मेरे अभिभावक तुल्य माननीय कलराज मिश्र जी हैं, जिनको मैं राजनीतिक का आदर्श भी और घर का भी मैं मानता हूँ। तो उनके बेटे की शादी 14 फरवरी को थी और उन्होंने ये कह दिया कि मेरा दूसरा बेटा दिनेश शर्मा है और वहीं से उसका तिलक होगा। तो 15 तारीख को उसी कॉलविन परिसर में, जो उनका टेंट और फर्नीचर सब लगा था, वहीं से मेरा तिलक का उत्सव हुआ। अब पता क्या चला कि लोग केवल देखने की भावना से आने लगे और 20 से 25 हजार की भीड़ हो गई और कोई कार्ड नहीं। समाचार पत्रों में केवल समाचार छपते थे, किसी को न्योता नहीं, किसी को टेलीफोन नहीं। आदरणीय मुलायम सिंह जी एक तरफ थे तो दूसरी तरफ कल्याण सिंह जी खड़े थे, तो तीसरी तरफ राजनाथ सिंह जी खड़े थे, तो चौथी तरफ अतिथियों को कलराज मिश्रा जी ले रहे थे, तो कांग्रेस के प्रमोद तिवारी जी भी थे, तो रीता बहुगुणा जी भी उसमें कांग्रेस में थी, नदुआ के हमारे जो मौलाना थे तो शंकराचार्य जी भी उसमें आए हुए थे। निमंत्रण किसी को नहीं, संपर्क किसी से नहीं। कई न्यायाधीश लोग अपने बच्चों को लेकर आए थे कि देखो भाई मेयर साहब की शादी हो रही है। तो इस तरह मैं शादी के बंधन में हुआ और पर्ची लुटाकर हुआ। ये पर्ची वाला विवाह है मेरा। ये पर्ची वाली शादी और शादी के बाद आपकी अर्धांगिनी जो घर में बैठे इस कार्यक्रम को सुन रही है, उनकी खुशी के लिए कौन सा गीत होगा, क्या कहना चाहेंगे उनसे? तुमको जो है पसंद वही बात करेंगे। तुम दिन को अगर रात को हो तो हम रात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। देते ना आप साथ तो मर जाते हम सभी के। देते ना आप साथ तो मर जाते हम सभी के। पूरे हुए हैं आपसे अरमान जिंदगी के। हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी सौगात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात हो रात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे।
जब तक देखेंगे आप ही को अपनी जुबां से आपके, अपनी जुबां से आपके, अपनी जुबां से आपके जज्बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात हो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर दिनेश शर्मा, उत्तर प्रदेश के एक जाने माने व्यक्तित्व, जिन्होंने प्रदेश का उप मुख्यमंत्री का पद भी धारित किया, लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी रहे, साथ ही साथ लखनऊ शहर के मेयर भी रहे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां आपके नाम रही, बहुत कुछ आपने किया है, लेकिन एक अधूरी दास्तां, एक कसक एक मन में रह गई कि काश अगर ये करता तो कुछ और चमत्कार कर सकता था। वो क्या था? देखिए, व्यक्ति जो चाहता है वो नहीं होता। ये व्यक्ति को मान के चलना चाहिए कि ईश्वर हमारा टूर ऑपरेटर है। जिंदगी का जो हमारा यात्रा है, पैदा हुए रोते रोते, विदा किया लोगों ने रोते रोते, बीच का समय है शिकायत करते करते लोग गुजारते हैं। मैं बीच का समय प्रसन्नता पूर्वक जो वर्तमान में मेरे पास में है, मैं वर्तमान में जीता हूँ। पुरानी चीज़ों के लिए मुझे शौक नहीं होता कि पुरानी चीज़ें काश से वो इतनी अच्छी थीं, उसको स्मरण करके मैं गौरवान्वित महसूस नहीं होता। भविष्य के प्रति मैं चिंतित नहीं होता और वर्तमान के बारे में सोच के कि यह जो हमारा सबसे अच्छा समय है और इसी पे मुझे बेहतर काम करना है। जब यह प्रवृत्ति मन में होती है तो चिंताएं कम होती हैं, और जब चिंताएं कम होती हैं तो खुले दिल से काम करने का अवसर मिलता है और सफलता भी मिलती है। यहाँ पर एक गीत बनता है डॉक्टर साहब, कौन सा गीत सुनेंगे? देखिए, मैं इसको कहूँगा कि ये जीवन कुछ पलों का जीवन है, आता है जाता है व्यक्ति, लेकिन उसके बाद भी बहुत कुछ चलने वाला है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता था कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। ये आज भी मेरे मन में आता है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, गो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझ
मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। और अब डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री, लखनऊ शहर के पूर्व महापौर, राज्यसभा में हमारे पूरे उत्तर प्रदेश की आवाज को बुलंद करने वाले, हर आम जिंदगी जीने वाले लोगों के सपनों को संजोने वाले एक ऐसे नेता जो जन सामान्य में लोकप्रिय हैं। क्या कहना चाहेंगे आप तमाम लोगों से? मैं इतना ही कहूंगा कि ईश्वर पर विश्वास रखिए। ये जो सनातन संस्कृति है ना, ये सबको जोड़कर चलने वाली है। आज जो धर्म अधर्म का जो युद्ध छिड़ जाता है, उससे विसंगतियां उत्पन्न होती है। ये जातीयता जहर है, संप्रदायों का आपस में टकराव देश के लिए हानिकारक है। मैं हमेशा राज्यसभा में भी जब बोलता हूं तो मैं विपक्ष से भी आग्रह करता हूं कि आप अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं को अक्षुण्ण रखिए, इतना कटु ना होइए एक दूसरे के प्रति कि हम राष्ट्र के निर्माण में भी विरोधी भाव रखें। हर चीज में विपक्ष अपनी बात विरोध में रखे, लेकिन जब राष्ट्र की बात और देश की बात आए तो हमको मिलकर एक अटल बिहारी वाजपेयी जी के तरीके से विपक्ष में रहते हुए सरकार के पक्ष में बोलने के लिए वो संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर बोले, उस प्रकार की मनोवृत्ति की आवश्यकता आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में है। और नेताओं की जो दूरियां हैं वो विचारों की होनी चाहिए। नेताओं की दूरियां आज एक दूसरे का प्रतिद्वंदी बन के एक दूसरे को संहारक प्रवृत्ति से हम देखने लगे, ये उचित नहीं मैं मानता हूं। भारत एक सशक्त राष्ट्र बने, दुनिया के नक्शे पर भारत की पहचान बने, जहां ना जातिवाद की दीवार हो, ना धर्म का कोई विचार किसी को उद्वेलित करता हो, बल्कि हम सब मिलकर एक ऐसे राष्ट्र की संकल्पना को साकार करें जहां सब कुछ हो, सारी विकास की सारी प्रक्रियाएं विकसित भारत को देख रही हैं। उसके युवा पीढ़ी को आगे करने के लिए क्या संदेश है आपका? पहला तो ये है कि निज भाषा उन्नत है, सब उन्नत को मूल। अपनी जो राजभाषा है वो हमारी जो हिंदी है, उस हिंदी भाषा के प्रति हमको संवेदनशीलता के साथ में उसका आचमन करना चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए। और दूसरा मैं कहूँ कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत वरमाए, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखत नाय। राम कणों में व्याप्त हैं, राम वहाँ है जहाँ सत्य है, राम वहाँ है जहाँ धर्म है, राम वहाँ है जहाँ लोक कल्याण की भावना है, राम वहाँ है जहाँ सबका हित चिंतन का भाव है। इसलिए राम एक अमोघ यंत्र के रूप में, अस्त्र के रूप में हमारे पास में मौजूद है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि जो राम हैं उनको अगर आप भगवान के रूप में देखते हो तो राम से बड़ा राम का नाम है। ये धर्म के आधार पर नहीं है। राम का मतलब ही है लोगों का कल्याण करने वाला, मर्यादा का निर्वहन करने वाला, माता पिता की आज्ञा को मानने वाला और उनके साथ साथ शबरी के साथ में तारतम्य मातृभाव को रखने वाला, अहंकार के प्रति रावण का पतन करने वाला, वध करने वाला और सब कुछ मिलाकर जनता का आदेश सर्वोपरि है, उसके आधार पर निर्णय लेने वाला अगर कोई मानचित्र मन और मस्तिष्क पे आता है तो वो राम है। राम राष्ट्र की आत्मा है, राम राष्ट्र का एक प्रेरक स्वरूप है और राम एक कल्याणकारी भाव में हमारी जीवन की नैया को पार लगाने वाला है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और उसमें मैं यही राम सिया राम जय जय राम, जब इसका गान होता है तो मुझे राम का वो चित्र भगवान के रूप में नहीं, एक लोक निहारक रूप में, एक लोक संहारक के रूप में, एक लोक का चिंतन भाव करने वाले व्यक्तित्व के रूप में, मनुष्य का शरीर धारण करने वाले
उस महामानव के रूप में दिखाई पड़ता है, जिसने समाज में जटायु को भी जोड़ा, आदिवासी को भी जोड़ा, रीछ बानर भालू को भी जोड़ा, जिसने निषादों से दोस्ती किया और जिसने केवट और निषाद के साथ में बैठकर काम किया। सबको जोड़ने वाला जो भाव है वो राम है। आज राम की आवश्यकता पूरे राष्ट्र को है। चलिए, राम के चरित्र, राम के स्वभाव, राम के गुण, राम के व्यक्तित्व के आदर्श को स्थापित करने वाले आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी की पसंद का ये गीत सुनते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। होई है वही जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा। सिया राम जय जय राम। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी राज्यसभा के सांसद और हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय नेता आज हमारे आकाशवाणी स्टूडियो में आए। इसके लिए आकाशवाणी परिवार आपका आभारी है, कृतज्ञ है और बहुत बहुत धन्यवाद। आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन आपने बड़ा चिंतनशील भाव में एक विद्वतापूर्ण ढंग से आपने तमाम प्रसंगों को, मैं कहूँगा कि उनका प्रवाह आपने गीतमय कर दिया। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।